हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुटियार स्टडीज़। तो आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ देखने वाले। जो हमारा ग्राफ क्या है, y इक्वल टू फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन ax² प्लस bx प्लस c। पॉलिनोमियल फंक्शन का नहीं मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन का हम लोग ग्राफ देखने वाले हैं। ओनली क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ होगा। क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल में हम लोग क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखने वाले हैं, जिसमें क्वाड्रेटिक का इक्वेशन तो आपने 10 में भी पढ़ा होगा, ax² प्लस bx प्लस c होता है, जिसमें a नॉट इक्वल टू 0। अगर a का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया तो ये लीनियर फंक्शन बन जाएगा। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने लीनियर फंक्शन के बारे में बताया था। और लीनियर फंक्शन में यहाँ पे अगर b का वैल्यू 0 हो गया तो वो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। तो एक दूसरे से रिलेटेड ग्राफ ही होते हैं ये, और ये एक दूसरे से रिलेटेड इक्वेशन भी होते हैं। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसमें 2 से 3 बातें आपको क्या ध्यान रखने हैं। अगर फर्स्ट थिंग हमें यह ध्यान रखना है कि अगर a का वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, अगर a का वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0, या एक होता है हमारा a का वैल्यू लेस देन 0। पहले a का वैल्यू अगर हमारा ग्रेटर देन 0 हो तो हमें क्या ध्यान में रखना होगा यहाँ पे कि वो हमारा अपवर्ड पैराबोला बनता है ना। a का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो तो वो हमारा जो पैराबोला बनेगा, जो हमारा ये पैराबोला बनेगा ना किसी भी एक्स वाई प्लेन में, तो वो हमारा अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अगर a का वैल्यू हमारा लेस देन 0 हो तो वो हमारा डाउनवर्ड बनेगा पैराबोला। तो a का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो तो अपवर्ड पैराबोला बन सकता है, या अपवर्ड पैराबोला बनता है, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। अगर a का वैल्यू लेस देन 0 हो तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। डाउनवर्ड पैराबोला यहाँ पे हमारा बनेगा। तो हमें ये 2 चीज तो पहले ध्यान में रखना है कि कब हमारा अपवर्ड पैराबोला बनता है। क्वाड्रेटिक में हमारा पैराबोला ही बनता है हमेशा। अच्छा, कुछ कुछ पैराबोला नहीं बनते हैं, लेकिन अधिकतर बार केस में पैराबोला ही बनते हैं। तो a का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो तो वो हमारा अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और a का वैल्यू लेस देन 0 हो तो डाउनवर्ड पैराबोला बनते हैं। सेकेंड बात हमें क्या यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इसमें डिस्क्रीमेंट होता है। डिस्क्रीमेंट आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा। डिस्क्रीमेंट करने का मतलब अगर हमारा d ग्रेटर देन 0 हो, d का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो तो ये जो ग्राफ है, जो पैराबोला है, वो एक्स एक्सिस को हमें 2 बार कट करेगा, कुछ इस प्रकार से। या तो ऊपर की ओर 2 बार कट करे, या वो हमारा नीचे की ओर 2 बार कट करे। मगर वो एक्स एक्सिस को कितने बार कट करेगा, 2 बार कट करेगा, अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, डिस्क्रीमेंट का वैल्यू। अब एक होता है d का वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए। तो d का वैल्यू इक्वल टू 0 हो तो वो यानी कि वो जो हमारा पैराबोला बना है वो एक बार टच करके सिर्फ निकल जाएगा, या तो वो ऊपर, मतलब कि ऊपर की ओर उसका मुंह खुला हो, इसका माउथ ये कहलाता है, ये जो है ना उसका माउथ कहलाता है। तो d इक्वल टू 0 हो तो मतलब कि ऊपर की ओर इसका माउथ खुला रहेगा। अगर d के वैल्यू 0 हो तो वो नीचे की ओर भी उसका माउथ खुला रह सकता है। या तो ये केस हो सकता है या ये केस हो सकता है। इसमें d तो ग्रेटर देन 0 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब हमारा d लेस देन 0 हो तो क्या होगा, d का वैल्यू लेस देन 0 हो तो वो क्या होगा, d के वैल्यू अगर अपन लेस देन 0 ले तो पैराबोला है ना जो अपवर्ड बनेगा, मगर ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो लाइन है, इसको टच नहीं करेगा, इसको बिना टच किए ही निकल जाएगा। या तो इस तरह से नीचे ऊपर की ओर बिना टच किए निकले, या नीचे की ओर बिना टच किए निकले, वो बिना टच किए ही निकलेगा। तो ये 2 पॉइंट है। अब थर्ड पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे रिकॉल कर देते हैं अपन। a ग्रेटर देन 0 तो अपवर्ड पैराबोला, a स्मॉलर देन 0 हो तो डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। d ग्रेटर देन 0 हो तो उसका वो एक्स एक्सिस को, या जो लाइन है हमें एक्स एक्सिस को वो 2 बार कट करके निकलेगा।
या ऊपर की ओर कट करे या नीचे की ओर। इक्वल टू 0 हो तो एक बार शिफ्ट टच करके मतलब इसके 2 रूट हो जाएंगे, 2 बार कट किए मतलब कि इसके 2 रूट हुए। मैंने रूट में भी इसके कुछ पहले वीडियो वाले में मैंने रूट के भी बारे में बताया था, ठीक है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो ये हमारा रूट कहलाता है। एक्स एक्सिस को जितनी बार ये लाइन कट करेगा वो हमारा एक क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। तो ये हमारे 2 रूट होंगे, यहाँ पे सिंगल रूट होगा एंड यहाँ पे हमारा कोई रूट ही नहीं होगा, ठीक है। अब इसके थर्ड पॉइंट में हमें क्या ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक के। अब क्वाड्रेटिक के थर्ड पॉइंट में हमें सिंपल से क्या ध्यान में रखना है कि जो डी तो हो गया, ए भी हो गया, अब जो रूट आए इसके, हमें दो रूट यहाँ पे मिले, यहाँ पे सिंगल रूट मिला। तो जो सिंगल रूट मतलब कि इसके जो 2 रूट हुए, आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में कि इसके 2 रूट होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा रूट होते हैं। तो उसका वैल्यू कैसे निकलता है, -b प्लस माइनस रूट डी बटा 2a करके निकाल लेते हैं हम लोग। डी का वैल्यू कितना होता है, डी इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस 4ac। डी तो हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। तो इसके 2 रूट कुछ इस प्रकार से निकलते हैं। अब इस केस में दोनों रूट इक्वल होंगे एंड इस केस में तो कोई रूट ही नहीं है एंड इस केस में हमें 2 रूट मिलते हैं। तो हमें थर्ड पॉइंट ये ध्यान में रखना है क्वाड्रेटिक वाले ग्राफ में। और फोर्थ पॉइंट में इसके क्या हमें ध्यान में रखना है, फोर्थ पॉइंट में इसका कि जो हमें क्वाड्रेटिक का इक्वेशन मिला या हमें जो ग्राफ मिला पैराबोला ग्राफ, उसमें उसका वर्टेक्स क्या होगा। यहाँ पे जैसे कि इसका यहाँ पे ये तो रूट हो गए, एक्स एक्सिस को काटे तो, वाई एक्सिस को काटे तो वो उसका वर्टेक्स कहलाएंगे, ठीक है। तो उसका वर्टेक्स क्या होगा, ठीक है, हम यहाँ पे वर्टेक्स यहाँ पे लिख सकते हैं कि उसका वर्टेक्स जो होता है ना वो क्या होता है। तो उसका वर्टेक्स हमें ध्यान में रखना है -b/2a कॉमा -d/4a, उसका वर्टेक्स होता है यहाँ पे किसका, इस पैराबोला या क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वर्टेक्स होता है वो -b/2a और कॉमा -d/4a से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्लास 11 में भी पढ़े होंगे इसमें, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट में हमें क्या ध्यान में रखना है, फिफ्थ पॉइंट में हमें यह ध्यान में रखना है इसमें कि जो हमने यहाँ पे मान के चलिए इस तरह से मान के चलिए ये बाई एक्सिस को सिर्फ कट किया। अब बाई एक्सिस को कट किया तो इस पॉइंट वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे ये कट किया, ये मान लीजिए बाई एक्सिस को कट किया यहाँ पे इस वाले ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में बाई एक्सिस को कट किया, एक्स एक्सिस को तक कट किया तो हमें रूट मिला। अब वाई एक्सिस को कट किया तो वाई एक्सिस वाला के कोऑर्डिनेट को हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, तो वाई एक्सिस को जब कट करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग 0,c से लिख सकते हैं। 0 मतलब कि वाई एक्सिस पे हम लोग देख रहे हैं तो उस पे x का वैल्यू तो 0 होगा और c मतलब कि हमारा कोई कांस्टेंट, ये हमारा जो c है ना यहाँ पे वो वाई एक्सिस का ही इंटरसेक्शन है। मतलब कि वाई एक्सिस को ये ग्राफ किस पॉइंट पे कट कर रहा है वो हमें c बता देगा। तो 0,c से हम उसको लिख सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये 5 पॉइंट, पहले a के बारे में, फिर d के बारे में और फिर अल्फा बीटा जो उसके रूट्स होते हैं और वर्टेक्स एंड हमारे फिफ्थ पॉइंट है कि वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे हमें कट करते हैं वो 0,c से निकाल लेते हैं। अब इसमें एक और होता है कि डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें 6 पॉइंट में रेंज की बात करें, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज किस प्रकार से निकलता है, अगर a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है तो उसका रेंज के लिए हम लोग बोलेंगे -∞ टू -d/4a, ठीक है। -∞ टू -d/4a से हम लोग इसका रेंज निकाल सकते हैं। अगर a स्मॉलर देन 0 है तो a स्मॉलर देन 0 है तो मैं उसका रेंज निकाल सकता हूँ -d/4a टू इन्फिनिटी से इसका रेंज हम लोग निकाल सकते हैं। तो आपको ये 6 पॉइंट है जो क्वाड्रेटिक वाले इक्वेशन के लिए आपको ध्यान में रखने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन एंड हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।